नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत क्लास नोट्स। ठीक दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास हम पूरा पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यह दृष्टि द विजन की कोचिंग का जो दोस्तों ये क्लास नोट्स है, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत को पढ़ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हिस्ट्री जो IAS पीसीएस में दोस्तों जो पेपर होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है प्री, और एक मेन परीक्षा होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आधुनिक भारतीय इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास आता है। और मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास आता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आधुनिक भारत जो इतिहास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अगर उसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो उसमें जो इतिहास के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तियों का योगदान, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत कैसा था, ठीक है दोस्तों। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। किस पैटर्न देखिए, इसमें आएगा क्रांतिकारी आंदोलन, हम पढ़ेंगे उसके उद्देश्य क्या है, साधन, गतिविधियां और उसके परिणाम क्या हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या इसमें, यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो देखिए, पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स है जो हम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक क्या है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार, हम पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध के बारे में, ठीक है। तीसरा टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की नीतियाँ, वेलेस्ली की सहायक संधि पढ़ेंगे, डलहौजी की नीतियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ पढ़ेंगे, भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिक नीति, रेलवे, धन की निकासी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, सिविल सेवा, पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था के बारे में। उसके बाद है ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति, ठीक है, समाज सुधार, कानून, शिक्षा। उसके बाद है भारतीय प्रतिक्रिया, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद, ठीक है। 10वां टॉपिक है विभिन्न विचारधाराएं, ठीक है, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी, समाजवादी पढ़ेंगे। उसके बाद विभाजन एवं स्वतंत्रता पढ़ेंगे। उसके बाद संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। तो ये 12 टॉपिक हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बहुत कुछ जानने को, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यूरोपियों का आगमन, दोस्तों देखिए, यूरोपीय का आगमन कौन कौन लोग आए थे, देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आए, डच आए। उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद डेनिश आए, ठीक। उसके बाद फ्रांसीसी आए, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है कि अब देखिए उसमें हम पुनर्जागरण, पहले पुनर्जागरण आखिर होता क्या है दोस्तों। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना, यानी कि मानव को अपनी स्वतंत्रता से परिचित कराना, ठीक है दोस्तों। पुनर्जागरण एक चेतना थी। इसके अंतर्गत लौकिक जीवन पर बल दिया गया। लौकिक जीवन मतलब व्यक्तिवाद व मानववाद, जिज्ञासा पर बल दिया गया, ठीक है ना, जिससे भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है दोस्तों। और जब प्रोत्साहन दिया गया तो क्या हुआ, उससे नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई, ठीक दोस्तों। तो देखिए, विश्व जो है 2 भागों में बटा था, प्राचीन और मध्यकाल। दोस्तों प्राचीन में देखिए रोमन साम्राज्य, इसमें जो है लौकिक जीवन पर बल दिया गया, ठीक है, और मानवतावाद पर, ठीक है। मध्यकाल दोस्तों समाजवाद पर, पारलौकिक जीवन पर, ठीक है ना। रोमन साम्राज्य में लौकिक जीवन पर बल दिया गया और समाजवाद में पारलौकिक जीवन पर बल दिया गया, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, ईश्वर और धर्म पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं पुर्तगाली। दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए जो हम कहते हैं कि पुर्तगाली जो है अपना किला बनाए, कारखाना बनाए, ठीक है ना। उसको हम बस्ते भी कह सकते हैं, दुर्ग कह सकते हैं, किला कह सकते हैं, कारखाना कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सब का मतलब क्या है कि भंडार गृह, यानी कि भंडार गृह, ठीक है दोस्तों। देखिए वास्को डी गामा के आने का विरोध यूरोपीय व्यापारियों ने आर्थिक कारणों से किया था, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब यहाँ शुरू करते हैं। पुर्तगाली, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली थे। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और वह विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, कारखाने, बस्ती व किले का निर्माण किया। यह कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे, जहाँ पर वस्तुओं का संग्रह कर यूरोप भेजा जाता था। यह फैक्ट्री किले यानी किलेबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसमें गोदाम, कार्यालय व कंपनी के कर्मचारियों
या व्यापारियों के लिए आवास भी होते थे। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से सीखा था। ठीक है ना। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट 17 मई 1498 में भारत आया, जहां हिंदू शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया, जबकि वहां मौजूद अरबी व्यापारियों ने विरोध किया तथा विरोध का कारण आर्थिक था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांति पूर्व व्यापार की नीति अपनाई। ठीक है ना। 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया, जिससे प्रथमतः हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हुए। वह व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत पर पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की जा सकी। ठीक है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। उपहार स्वरूप बॉम्बे जो है ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर बॉम्बे को जो है ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। ठीक है ना। देखिए, ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है ना। तो किससे प्राप्त हुआ? अंग्रेज से प्राप्त हुआ, अंग्रेजों से। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या फ्रेंड्स। देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1556 में तंबाकू की खेती का प्रचलन किया तथा यूरोपीय गौथिक स्थापत्य कला ऊंची नुकीली आकृति, ठीक है ना, का भारत में प्रवेश कराया। दोस्तों अब देखिए, पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या कहते हैं। पहला है फ्रेंड्स, पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने असंतोष पैदा किया, फलतः उन्हें स्थानीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। व्यापार के साथ साथ उन्होंने लूटपाट की नीति जारी रखी, जिससे विरोधी पैदा हुए। वस्तुतः पुर्तगालियों ने कार्टर्ज आर्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाज़ों को पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था, और ऐसा न करते हुए जहाज़ को दंडित करते हुए उन्हें लूट लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो थे पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उसके बाद। देखिए, उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच यानी कि फ्रेंड्स नीदरलैंड, उस समय नाम था हॉलैंड। ठीक है ना। तो डच जो फ्रेंड्स जो नीदरलैंड में लोग रहते हैं उन्हें हम डच कहते हैं। तो उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। ठीक दोस्तों, फिर देखिए, अब देखिए क्या होता है। डच कंपनी की देख रेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था और कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियाँ डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कारण है, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है कि डचों ने बाटविया यानी कि इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बनाया। भारत स्थित डच कंपनी किसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। डचों ने मसाला व्यापार के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। इस तरह भारत से भारतीय वस्तुओं में वस्त्र के निर्यात को सर्वप्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। डचों ने भारत के कोरोमंडल तट से व्यापार की प्रमुखता की दी। ठीक है। अंततः 1759 ईस्वी में वेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। और देखिए फिर नेक्स्ट जो है डेनिश कंपनी के संदर्भ में। डेनिश कंपनी डेनमार्क की व्यापारी कंपनी थी। इसने ट्रंकोबार यानी कि तमिलनाडु में पहला व्यापारी केंद्र बनाया। आगे चलकर इन्होंने ब्रिटिश कंपनी को अपने केंद्र बेच दिए और भारत से चले गए। डचों ने भारत में अपनी पहली बस्ती मसूलीपट्टनम में बनाई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, डचों ने कहाँ बनाई थी पहली बस्ती? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ब्रिटिश कंपनी। दोस्तों देखिए, पहला 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्मेडा नौसेना को पराजित कर अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित की और पूर्वी क्षेत्र में व्यापार के लिए कदम बढ़ाया। इसी क्रम में 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे आरंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जैक्स प्रथम ने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट है 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल ने सूरत में प्रथम व्यापारिक बस्ती स्थापित की तथा इसकी अनुमति लेने का प्रयास किया। 1613 ईस्वी में मुगलों ने
जहांगीर यानी कि मुगलों ने यानी कि जहांगीर ने अनुमति प्रदान की। इस तरह सूरत में पहली ब्रिटिश कंपनी यानी कि फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1698 में बंगाली सूबेदार अजीम उसान ने अंग्रेजों की सुल्तानती कोकिकाता ठीक है तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की और इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चारनाक ने फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना की। ठीक है, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। दोस्तों 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत बंगाल में उन्हें निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी गई। दोस्तों अब देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी, पूर्णतः व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है दोस्तों, ये निजी कंपनी देखिए ब्रिटिश और सरकारी कंपनी फ्रांसीसी थी। सरकारी कंपनी क्या फ्रांसीसी, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर त्वरित निर्णय लिया जा सकता है। किसमें? निजी कंपनी में निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी, समृद्ध भौगोलिक जो है आधार था। ठीक है, और सरकारी कंपनी में देखिए दोस्तों क्या होता है फ्रांसीसी में, इसमें लाभ सरकार का होता है, पैसा लोगों का भी लगता था। सरकारी कर्मचारी की महत्वाकांक्षा ज़्यादा न होने देना, अधिकारियों को क्या लिखा फ्रेंड्स, तुस्त बादल देना। ठीक है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे नौसेना की मदद डुप्ले का न मिलना। ठीक है, असमृद्ध भौगोलिक आधार थे। बंगाल व समुद्र पर नियंत्रण वाली शक्ति वास्तविक विजेता होगी, ब्रिटिश कंपनी का कहना था। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, नहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई XIV के वित्त मंत्री गोलबर्ट के प्रयासों से हुई। फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार व वित्तीय अधिकार प्राप्त थे और यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में थी। इस दृष्टि से यह पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया तथा सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्हीं युद्धों के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवर्स की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने अपनाया। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांसीसी कंपनियों के पतन के कारण देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, इस कारण निर्णय लेने में विलंब होता था। फ्रांसीसी अधिकारियों में सहयोग व समन्वय का अभाव। फ्रांसीसियों की नौसैनिक शक्ति ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी को उनकी गृह सरकार का जितना समर्थन मिला, वैसा फ्रांसीसियों की कंपनी को नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, और फ्रांसीसियों के पराजय के कारण उनकी दूरदर्शिता में भी कमी थी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ से, ठीक है ना, तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से बंगाल शुरू होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में बहुत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने जो है आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ से पढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कल। दोस्तों देखिए यूरोपियों का आगमन, ये पहला जो टॉपिक था, यहाँ तक मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो दोस्तों तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज आपको बढ़ी हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।